नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। केदारनाथ बाई इलेक्शन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार करने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी ने नामों का पैनल तैयार भी कर लिया है और इस पैनल को पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज भी दिया है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड को यह तय करना है कि इसमें से कौन वो शख्स होगा जिसे केदारनाथ बाई इलेक्शन में बीजेपी अपना टिकट देगी और मैदान में उतारेगी। इस नामों के पैनल में कौन कौन से नाम शामिल हैं और क्या बीजेपी के लिए इतना आसान होने वाला है इस बार यहां पर केदारनाथ विधानसभा सीट जो उपचुनाव होने जा रहा उसके लिए प्रत्याशी का चयन, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो बीजेपी की एक बैठक हुई बुधवार को, वर्चुअल बैठक हुई और इसमें बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं वो भी जुड़े और राज्य के नेता भी जुड़े और पर्यवेक्षकों के आधार पर जो पर्यवेक्षक गए थे केदारनाथ और आसपास के इलाकों में विधानसभा सीट पर, उन्होंने जो फीडबैक लिया है उसके आधार पर जो नाम है, उम्मीदवार के नाम है, संभावित नाम है, उनका एक पैनल तैयार किया गया है और इस पैनल को कल यानी बुधवार को बीजेपी की जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है उसको भेज दिया गया है। जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है बीजेपी का, उसे भेज दिया गया है। अब जो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको यह तय करना है कि इसमें आखिर वो नाम एक कौन सा होगा जिसे बीजेपी इस बार बाई इलेक्शन में प्रत्याशी के तौर पर केदारनाथ में उतारने जा रही है, मैदान में उतारने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार इतना आसान है बीजेपी के लिए इस सीट पर प्रत्याशी का चयन करना, क्योंकि बीजेपी के पास सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस बार उसको यह बाई इलेक्शन हर हाल में जीतना है, क्योंकि दो बाई इलेक्शन इसके पहले जो राज्य में हुए हैं वो दोनों ही बाई इलेक्शन बीजेपी सत्ता में रहते हुए हार चुकी है और केदारनाथ में बीजेपी किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहती है। इस पर हम आगे चर्चा करें, लेकिन इससे पहले यह जरूरी है कि आपको बता दें कि इस बार जो पैनल है, पर्यवेक्षकों ने जो पैनल तैयार किया है उनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं। इनमें जो पैनल तैयार हुआ है उनमें 6 नामों का पैनल तैयार किया गया है और इन 6 नामों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आशा नौटियाल का है। आशा नौटियाल यहां से 2 बार विधायक रह चुकी हैं, बीजेपी की बेहद सीनियर लीडर हैं और उनका टिकट इसके पहले के चुनाव में काटा भी जा चुका है एक बार। ऐसे में इस बार आशा नौटियाल की दावेदारी बेहद मजबूत दिखाई दे रही है और आशा नौटियाल भी कह रही हैं कि इस बार उनको टिकट मिल सकता है। इसके पीछे एक और वजह है कि ये जो सीट है केदारनाथ विधानसभा की सीट शैला रानी रावत की यानी एक महिला के निधन से खाली हुई है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी यहां पर एक महिला को ही उतार सकती है। यह पहला नाम है आशा नौटियाल का। दूसरा जो सबसे अहम नाम है वो है कुलदीप रावत का। अब कुलदीप रावत का नाम बीजेपी के कैडर वोट के लिए थोड़ा नया हो सकता है, लेकिन केदारनाथ विधानसभा सीट के लोगों के लिए कुलदीप रावत का नाम कोई नया नहीं है। दरअसल कुलदीप रावत यहां से इंडिपेंडेंट पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और अच्छा चुनाव वो लड़ चुके हैं। अच्छा कहने का मतलब यह है कि उनका जनाधार इतना है कि वो 2017 में दूसरे नंबर पर रहे थे जब कांग्रेस ने यह सीट निकाली थी। यहां एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा आपको बताना जरूरी है कि कुलदीप रावत 2017 में जब दूसरे नंबर पर रहे थे तो महज 869 वोटों से वो हार गए थे और 869 वोटों से कांग्रेस ने, मनोज रावत ने कांग्रेस के ये सीट जीत ली थी और कांग्रेस यहां से विधायक लेकर आई थी अपना। लिहाजा इस नजरिए से देखें तो कुलदीप रावत की दावेदारी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और दिलचस्प यह है कि हाल ही में कुलदीप रावत ने बीजेपी ज्वाइन की है। इसके बाद अगर आप बात करिए तो ऐश्वर्या रावत का भी नाम बहुत चर्चाओं में है।
ऐश्वर्या रावत के बारे में केदारनाथ सीट के जो लोग हैं वो चर्चित हैं, वो उसके बारे में जानते हैं। दरअसल ऐश्वर्या रावत जो मरहूम शैला रानी रावत हैं उनकी बेटी हैं और वो अपने आप को स्वाभाविक दावेदार इस टिकट का बता रही हैं। ऐश्वर्या रावत अपने बयानों में बार बार ये कहती रही हैं कि बीजेपी ने अब तक इस तरीके से जो उपचुनाव हुए हैं उसमें अगर कोई सीट उसके ही विधायक से खाली हुई है तो उस विधायक के परिजन को ही टिकट देने की परंपरा यहां पर बनाई है, लिहाजा मेरी दावेदारी सबसे अधिक है। ऐश्वर्या रावत पिछले काफी वक्त से फील्ड में भी काम कर रही हैं, इलाके में काम कर रही हैं और लोगों से इस तरीके से मिल रही हैं मानो उनको टिकट मिलने ही जा रहा हो। इसके साथ ही जो चौथा नाम है, ये तीन नाम हमने आपको बताए, आशा नौटियाल, कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत का नाम। इसके बाद चौथे नाम की चर्चा देहरादून से ज्यादा दिल्ली में जिसकी सुनाई दे रही है वो है रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का नाम। दरअसल कर्नल कोठियाल का नाम इसलिए ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि वो इस इलाके में काफी वक्त तक, जब केदारनाथ आपदा आई थी उसके बाद केदारनाथ पुनर्निर्माण के कामकाज से जुड़े रहे और बहुत लंबे समय तक वो इस इलाके में अपना बेस बनाकर रहे। अब हाल में उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली उसके बाद से उन्होंने लगातार, जब बीजेपी ज्वाइन की उसके बाद से वो लगातार इलाके में इस तरीके से जनसंपर्क करते रहे हैं जैसे वो टिकट के दावेदार हों। ऐसे में कर्नल कोठियाल की दावेदारी भी बेहद अहम हो जाती है। कर्नल कोठियाल को टिकट नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उनके चाहने वालों के मन में नाराजगी का भाव आना ही आना है। खास तौर पर कर्नल कोठियाल के साथ युवाओं का एक ऐसा वर्ग है जो उन्हें विधायक के तौर पर देखना चाहता है। इसके बाद दो और नाम हैं जो बीजेपी ने अपने पैनल में शामिल किए हैं। ये हैं कुलदीप आजाद का नाम और दूसरा है चंडी प्रसाद भट्ट का नाम। दरअसल कुलदीप आजाद का नाम इसलिए आया है क्योंकि ये संगठन के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और संगठन में इनका अच्छा दबदबा उस इलाके में माना जाता है। ऐसे में संगठन चाहता है कि उसमें सक्रिय एक व्यक्ति को इस बार यहां से टिकट दिया जाए। हालांकि सियासी पैतरेबाजी में कुलदीप आजाद कहां बैठेंगे, कहां फिट होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उनका नाम भी इस पैनल में शामिल किया गया है। ये 5 नाम है और इसके साथ ही एक और नाम है चंडी प्रसाद भट्ट का, इनका नाम भी पैनल में शामिल किया गया है। लेकिन जिन 4 नामों की चर्चा सबसे अधिक हो रही है वो हमने आपको बता दिए। यहां पर दिलचस्प यह है कि इस सीट के लिए चूंकि 3 बार अब तक बीजेपी ये सीट जब से राज्य बना है तब से ये जीत चुकी है, जिसमें 2 बार आशा नौटियाल जीती हैं और 1 बार शैला रानी रावत। जब 2016 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई थी उसके बाद उनको टिकट दिया गया और वो यहां से जीतकर आई थी। इस लिहाज से देखें तो 3 बार बीजेपी इस सीट पर जीत चुकी है। ऐसे में बीजेपी को यह सीट बचाना अब नाक का सवाल है क्योंकि केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी आस्था है और बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं चाहती होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस धाम में इतनी गहरी आस्था है वो धाम जिस विधानसभा सीट पर आता है वहां से कांग्रेस जीतकर आए। लिहाजा बीजेपी यहां पर हर हाल में जीतना चाहती है। इसके साथ ही एक दूसरा एंगल जो सबसे अहम माना जा रहा है वो है सनातन धर्मियों को जाने वाला संदेश। दरअसल बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि कम से कम केदारनाथ में उसका झंडा ऊंचा रहे, इससे सनातन धर्मियों या हिंदू वर्ग में यह संदेश जाए कि कम से कम केदारनाथ की सीट उसने बचा ली, क्योंकि इसके पहले 2 बहुत अहम सीटें हैं जो बीजेपी के हाथ से निकल चुकी हैं। उसमें एक सीट हाल ही में बद्रीनाथ की विधानसभा सीट है जो कांग्रेस ने हाल ही में जीत ली है। बीजेपी ने वहां पर बहुत कोशिश की लेकिन बीजेपी को वहां जीत हासिल नहीं हुई। ठीक ऐसा ही मैसेज अयोध्या में गया था जब अयोध्या की सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। लिहाजा बीजेपी अब यह चाहती है कि जैसा अयोध्या में हुआ, जैसा बद्रीनाथ में हुआ, उस तरीके का काम केदारनाथ में न हो। और यही वजह है कि पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट के 5 मंत्रियों को इस
पूरे इलाके में तैनात किया। बीजेपी संगठन ने अपनी पूरी ताकत इस इलाके में झोंक रखी है और बीजेपी चाहती है कि किसी भी सूरत में यह सीट इस बार बचाकर रखी जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या बीजेपी के लिए इस सीट पर प्रत्याशी के नाम का चयन करना इतना आसान होने जा रहा है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी इन तमाम नामों से ऊपर, या बीजेपी का आला कमान कह लें, इन तमाम नामों से ऊपर एक और नाम जिसकी चर्चा बहुत चल रही है सियासी गलियारों में, उसको लेकर आती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के जो तमाम स्थानीय नेता हैं उनकी सोच से ऊपर जो आला कमान है बीजेपी का वो सोच रहा हो? फिलहाल बीजेपी के लिए यहां इतना आसान नहीं है प्रत्याशी का चयन करना। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी यहां किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। सियासत की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।